चलिए आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल आखिर होता क्या है, इसकी ज़रूरत मतलब क्यों पड़ी, कितने एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या इसमें कितने धातु होते हैं, कितने अधातु होते हैं, सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर पीरियोडिक टेबल होता क्या है, ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो शुरुआत में बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने तत्वों को खोज की। जैसे शुरुआत में आए हमारे डोवेराइनर है, उन्होंने त्रिक नियम दिया, ठीक है। और त्रिक नियम में क्या किया कि उन्होंने तीन तीन तत्वों का समूह बनाया, और मतलब कि पहले जैसे मान लिया कि पहला तत्व बना एलिमेंट्स और उसके बीच वाला फिर एक तीसरा, तो जो तीसरा तत्व का जो गुणधर्म हो रहा था और जो पहला तत्व, और दोनों के जो बीच वाला गुणधर्म था उनके समान बता रहे थे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये संभव नहीं हो पाया, 20 या 25 तक गया और इनका जो है से काम खत्म, मतलब कि सही तरह से नहीं बैठने लगा और अक्रिय गैस का भी निश्चित स्थान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए इनका जो है से मेथड फेल हो गया। उसके बाद हमारे मेंडलीफ आए, उन्होंने अपना आवर्त सारणी बनाया। उनसे भी पहले न्यूलैंड्स आए, न्यूलैंड्स अपना अष्टक नियम दिए। लेकिन हम लोग को सबके बारे में विशेष पढ़ना नहीं है, ठीक है। हम लोग आधुनिक पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। चलिए एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए कि अगर आप लोग दुकान में जा रहे हैं, ठीक है, एक दुकान में जहाँ बॉल की दुकान है, अगर बॉल खरीदने जा रहे हैं तो 5 तरह का मान लीजिए कि बॉल है। कुछ येलो है, मान लीजिए कुछ येलो बॉल है, कुछ रेड है, कुछ ग्रीन है, ठीक है, और सभी को एक बॉक्स में मिक्स करके रखा हुआ है। अगर बोलते हैं कि सर ऐसा कीजिए, दुकानदार को बोलते हैं कि हमको येलो बॉल चाहिए, तो उसमें से छांट के वो दे रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मात्रा में शुरुआत में था। अगर बोलेगा कि रेड दीजिए तो रेड निकाल के दे सकता है, ग्रीन दीजिए ग्रीन ग्रीन दे सकता है। लेकिन जैसे जैसे अगर मान लिए कि बॉक्स में बॉल कमी होते जा रहा है, सब रकम का कुछ ना कुछ बच जा रहा है, ठीक है, तो अगर उसको हम बोलते हैं कि भाई ऐसा कीजिए ना, ग्रीन वाला दीजिए, तो अब वो तो कुछ टाइम ढूंढेगा ना जी, कि देख रहे हैं ढूंढ के कहीं छुपा हुआ नहीं है कि नहीं है, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब देर के बाद बोलेगा फिर कि नहीं इसे मेरे पास नहीं है। तो भाई उससे अच्छा क्यों ना हम लोग ऐसा कर लें कि येलो वाला को हम लोग एक रो में रख लेते हैं, रेड वाला में एक में रख लेते हैं, ग्रीन वाला को एक रो में रख देते हैं। इससे क्या होता कि अगर हम बोलते दुकानदार को चलिए मान लीजिए कि ग्रीन वाला बॉल दो, तो देख के बोलता था भाई साहब मेरे पास ग्रीन वाला बॉल नहीं है, तो आसानी हुई। तो इसी तरह से तत्वों को सजाया गया ताकि हम लोग उसका पहचानने में आसानी हो। अब बताइए कि 118 टोटल तत्व है, ठीक है। अब 118 तत्व में क्या सबके बारे में याद रखना पड़ेगा कि लोहा ऐसा होता है, सोना ऐसा होता है, चांदी ऐसा होता है? नहीं, संभव नहीं है, ठीक है। तो कुछ तत्व जिसका एक गुण धर्म है उसको एक साथ रखा गया, जिसका एक अलग गुण धर्म है उसको एक साथ रखा गया, ठीक है। तो आइए हमारे जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल हैं उसके जो जन्मदाता बोलिए या फिर जिन पर काम करता है उनका नाम है मोसले। मोसले ने आधुनिक पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया, ठीक है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का इन्होंने निर्माण किया। अब बोलिएगा कि इसको सर आवर्त सारणी ही क्यों बोला जाता है? आखिर आवर्त सारणी क्यों बोला जाता है, यानी इंग्लिश में हम लोग पीरियोडिक टेबल ही क्यों बोलते हैं? तो देखिए इनका एक सिद्धांत था, इन्होंने बताया कि भाई पहले आवर्त, देखिए आवर्त वर्ग पहले समझ लेते उसके बाद ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर ऊपर से नीचे आते हैं ये वाला ऐसे ऊपर से, देखिए इस लाइन में जो हो गया पहले में, देखिए दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, जो एलिमेंट्स ऐसे दिया हुआ है, तो ऊपर से नीचे जो आते हैं ऊर्ध्वाधर पंक्ति है ना, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, जो खड़ा लाइन है इसको। तो ऊर्ध्वाधर पंक्ति को हम लोग बोलते हैं वर्ग, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग ग्रुप बोल सकते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और ये जो हमारा ये ऐसे, ये देखो ऐसे वाला लाइन इधर से जा रहा है, ऐसे जो बाएं से दाएं ओर जा रहा है, तो इसको ये जो क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज पंक्ति बोल सकते हैं, ठीक है। क्षैतिज पंक्ति जो है इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त बोलते हैं, ठीक है, आवर्त। तो यहाँ से दो चीज क्लियर होता है। पहला चीज क्या कि ऊर्ध्वाधर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते 18, यानी कि वर्गों की संख्या लिख सकते हो कि 18 होता है, ठीक है।
और आवर्त है जो ऐसे बाएं से दाईं ओर जा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो पंक्ति क्षैतिज जो हुआ आवर्त उसकी संख्या 7 हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा ऊर्ध्वाधर ये पूछता है बहुत ज़्यादा कि वर्ग कितना है, तो 18, क्षैतिज पंक्ति जिसको आवर्त बोलते हैं इसकी संख्या कितनी है, तो 7। ठीक है, चलिए ये चीज नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अभी हम क्या बता रहे थे, मोस्ले जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, इसको आवर्त सारणी ही क्यों बोला गया, तो इनका का नाम था मोस्ले का कि आधुनिक जो आवर्त है, प्रत्येक आवर्त, आवर्त इसको बोले हैं इधर से इधर जाते हैं, तो प्रत्येक आवर्त में जब अंतिम जो 18वां तत्व है उसके बाद जब शुरू करते तो फिर 18वां का गुणधर्म के बाद जो अगला आता है वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान आता है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसा हाइड्रोजन, यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन के बाद हीलियन, हीलियन के बाद जैसे ही लिथियम तो हीलियन के जैसा हो जाना चाहिए, सोडियम का गुणधर्म लिथियम के जैसा हो जाएगा, पोटेशियम का गुणधर्म सोडियम के जैसा हो जाएगा, उसी तरीका के कैल्शियम का हो जाएगा, मैग्नीशियम, माने एक दूसरे के ऊपर नीचे जो है ना सब एक गुणधर्म वाला को एक साथ रखा गया। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। अब देखिए इसमें भी ये पहला वर्ग है, ठीक है, और ये दूसरा, इस सबको ब्लॉक में विभाजित किया गया। पहले और दूसरे वर्ग को मिलाकर हम लोग एस ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, पहले और दूसरे वर्ग को मिलाकर बनाया गया है, उसका नाम एस ब्लॉक है। यह भी पूछता है कि पहले और दूसरे वर्ग के जो तत्व, जो धातु, जो एलिमेंट्स जो रखे हुए हैं उस वर्ग को क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ 13 से लेके जो 18 तक वाला में है, ठीक है, ये वाला देखिए भाई, ये आपका किताब में मिल जाएगा, इसलिए आप किताब में भी दे सकते हैं, हम बना दिए हैं आप लोगों को थोड़ा सा सुविधा के लिए। जो 13 से 18 तक का जो है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए ये बीच वाला 3 से लेकर जो 12 तक में हुआ इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और इसके बारे में थोड़ा देर में हम लोग बात करेंगे, फिर भी बता दे रहे हैं कि ये जो है ये दोनों मिलाकर टोटल बनता है एफ ब्लॉक। अब देखिए कुछ बच्चों का सवाल है कि सर 1 2 3 4 5 6 7 गिने, इसको 8 और 9 क्यों नहीं गिने, तो भाई ये 8 और 9 के बारे में चर्चा करते हैं, 8 हो नहीं है, ये इसी में से आया हुआ है, ऐसा क्यों होता है हम बता दे रहे हैं। ठीक है, हमने एक चीज़ नोटिस किया यहाँ पे, चलिए अब बोल दिए तो बता ही दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं लेंथेनाइट्स 57। ठीक है, 57 के बाद जब वैज्ञानिक लोग खोज करने लगे तो देखिए कि 57 के बाद कुछ ऐसे 14 एलिमेंट्स है, 14 तत्व, यहाँ से टोटल गिनेगा तो 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 57 के बाद 14 तत्व ऐसे है जिनका सबका प्रॉपर्टी जो है एक जैसा था। अभी हम क्या बता रहे थे मोस्ले के नियम में कि उन्होंने एक गुणधर्म वाले के उसके नीचे लिखा, बगल में नहीं उसके नीचे लिखा। अभी बोल रहे थे हम ना कि मान ली कि सोडियम का जैसा गुणधर्म है और पोटेशियम का है तो सोडियम के नीचे पोटेशियम आ गया, पोटेशियम के नीचे रुबेडियम आ गया, तो ऐसे रखा गया। अगर लेंथेनाइट्स के नीचे हम लोग लेंथेनियम के नीचे 14 रखेंगे तो देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल कितना लंबा हो जाएगा। उसी तरह एक्टेनियम था, एक्टेनियम के बाद भी क्या हुआ 14 तत्व तो ऐसे आए जो उसका गुणधर्म के समान था, तो अगर इसमें भी रखते तो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए इसको यहाँ न रख के इसको अलग से बनाया गया। और लेंथेनम 57 के बाद जो 58 से हमारा 71 आया उसको बोलते हैं लेंथेनाइट्स। ठीक है, यह भी पूछता है कि लेंथेनाइट्स का ग्रुप कौन सा है, लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट्स कहाँ से कहाँ तक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 58 से 71 के बीच जो होता है लेंथेनाइट्स होता है। ठीक है, और उसी तरीका के एक्टेनियम के बाद है एस्टिनाइट्स। ठीक है, अब एक्टिनाइट्स क्या होता है, एक्टिनाइट्स इसमें भी वही था, 14 गुणधर्म था एक जैसे तत्वों का, तो एक्टिनाइट्स का ग्रुप कहाँ से कहाँ तक आ गया, तो 90 से लेकर 103। एक्टिनाइट्स के बारे में बता रहे थे, नीचे दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ एक्टिनाइट्स होते थे, एक्टिनाइट्स। ठीक है, एक्टिनाइट्स, एक्टिनाइट्स कहाँ से कहाँ तक में आता है, तो हमारे 90 से कितना में आ गया 103, तो 90 से 103। अभी आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि ये दोनों कहाँ से निकल कर आया है,
तो अभी हम बता देते लैंथेनाइड जो 57 नंबर का एलिमेंट्स था, उसके बाद 14 तत्व ऐसे आए जिसका गुणधर्म एक जैसा था, इसलिए उसको अलग एक जगह रख दिया गया। अब एक्टिनाइड था 89 के बाद 90 से ऐसे 103 तक तत्व आए जिसका गुणधर्म एक्टिनियम के जैसा था, तो उसको रख दिया। क्योंकि हम लोग सामने नीचे रखते तो बहुत बड़ा पीरियोडिक टेबल होता है, इसलिए इसको ऐसा सजाया गया है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ब्लॉक की बात कर लेते हैं। पहला और दूसरा में बोले थे दोनों मिलाकर बनता है एस ब्लॉक। उसी तरीका के 13 से लेकर 18 में तो इसमें बनता है पी ब्लॉक। ठीक है, और जो 3 है देखिए यहाँ 3 से लेकर 12 तक में उसमें बनता है डी ब्लॉक। और 58 वाला जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का ग्रुप है वो दोनों मिलाकर बनता है हमारा एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये 4 ब्लॉक तो हुए, लेकिन अब भाई एक चीज़ और है, 118 तत्व है तो इसमें कुछ मेटल है यानी कुछ धातु है, होगा ना, कुछ अधातु है और कुछ मिश्र धातु है। तो क्या सबके बारे में हम लोग अभी हम क्या बोल रहे थे कि जब पीरियोडिक टेबल बनाया तो इसमें देखिए कुछ धातु है, कुछ अधातु है और कुछ मिश्र धातु है। ठीक है, अब इन सब के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि किसको धातु बोलेंगे, किसको अधातु को लेंगे, किसको मिश्र धातु बोलेंगे। फिलहाल हम ये दोनों को मिटा दे रहे हैं क्योंकि स्पेस बहुत कम अवेलेबल है और फिर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग सारा चीज़ को लिख लेंगे। ठीक है, मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग को पढ़ना है पहला, दूसरा और ये 17वां ग्रुप और ये 18वां ग्रुप, इस चारों के बारे में हम लोग को पढ़ाई कर लेना। ठीक है, अभी जैसे मैं एक चीज़ बोले शुरुआत में ही कि मोस्ले साहब ने क्या किया कि जो गुणधर्म वाले पहले गुणधर्म वाले तत्व थे उसके नीचे जो जैसे गुणधर्म वाले तत्व एक साथ रखा गया। तो भाई हम लोग कैसे मान लें या फिर आप लोग कैसे मान लीजिएगा कि हम जो बोले सही बोल रहे हैं। इसके लिए आइए 2-3 तत्वों का नाम ले लेते हैं। चलिए लिथियम ले लीजिए और सोडियम ले लीजिए और चलिए पोटेशियम लिख लीजिए। कल हमने आप लोग को बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। चलिए लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। अगर 3 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 और 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। 11 होता है तो इसको क्या कर सकते हैं? 2, 8 और 1 ना। उसी तरीका के पोटेशियम है तो पहले कक्षा में होता है, देखिए पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 हुआ, पहले कक्षा में 2 होता है, दूसरे में 8, 2 8 10, 8 18। अरे आप बोलते हैं कि यहाँ पर चलिए 9 कर दीजिए कि 2 8 10 9, लेकिन 9 नहीं होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं सबसे बाह्यतम कक्ष में 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, तो 9 मत लिखना कभी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे और फिर से यहाँ पर 1 लेंगे, 2 8 10 8 18 और 19। तो यहाँ देखने के बाद क्या मिला, हम लोग देखिए इस ग्रुप का पहला ग्रुप का सबको लिए थे। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। सबसे बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इससे एक चीज पता चल रहा है कि सबका गुणधर्म हमारा कैसा है? एक जैसा है, यानी बाह्यतम कक्ष में सभी के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो उसको एक साथ रखा गया। अब दूसरा वाला में चलिए ले लेते हैं कि क्या दूसरा वाला में सही में दूसरा ग्रुप में 2 होना चाहिए, होता है नहीं है? चलिए ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए। ठीक है, चलिए बेरिलियम ले लीजिए। चलिए बेरिलियम का परमाणु संख्या हो गया 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 2 होगा ना। चलिए मैग्नीशियम का 12 होता है तो 12 होता है तो 2 8 10 और 2 12 होता है। कैल्शियम का 20 होता है, 20 2 और 8 10, 10 और 8 18 और 2। तो बाह्यतम कक्ष में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना इसमें आ रहा है? 2। तो इस सब का गुणधर्म एक जैसा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ऐसा पीरियोडिक टेबल को सजाया गया है ताकि तत्वों को पहचानने में आसानी हो। अब ऐसे चाहिएगा तो आप लोग याद भी कर सकते हैं। ठीक है, याद करने के लिए ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मान लीजिए कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम अगर देते हैं आप लोग तो क्या होता है कि कन्फ्यूजन होता है कि अच्छा कौन सा तत्व है, कौन सा मतलब कौन सा धातु है, कौन सा धातु है। अभी तो किधर इसमें पढ़ना है कि इसका किधर से त्रिज्या जाने पर धातु की बढ़ती है या फिर मतलब कि कोई भी तत्व है उसमें हम लोग देखते हैं क्या
अभी इसमें बारे में आता है एग्जाम में कि अगर बाएं से दाईं ओर जाते हैं हम लोग तो क्या परमाणु त्रिज्या बढ़ता है या घटता है, दाहिने से बाएं ओर जाते हैं तो क्या मतलब विद्युत ऋणात्मकता घटता है बढ़ता है, इस सब के बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि परमाणु त्रिज्या बढ़ता है या घटता है, आकार बढ़ता है या फिर घटता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अभी फिर से हम लोग 3 तत्व ले लेते हैं। एक है लिथियम, एक है सोडियम, एक है पोटेशियम। चलिए, लिथियम का परमाणु संख्या अभी हम लोग 3 बोले थे, 3 तो 2 और 1 हो गया था। सोडियम का परमाणु संख्या 11 बोले थे, तो 2 8 10 और 1 हो गया था। और पोटेशियम का 19 था, 2 8 10 8 18 और 19। अब देखिए इसका अगर हम लोग संरचना करें तो देखिए इसमें 2 सेल आ रहा है, इसमें देखिए 3 आ रहा है, और इसमें नीचे वाला हम देखिए कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए नाभिक में हमेशा प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर लगाता है, सब कुछ जानता है। प्रोटॉन सबके नाभिक में है। देखिए यहाँ पे इसका जो है से 2 ही कक्ष है, फिर यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4, यानी कि देखिए ऊपर से नीचे आते समय बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो एक चीज याद रखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में या फिर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर लिख दे रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर ना परमाणु का आकार या त्रिज्या बोल लो क्या होती है, बढ़ती है। अब बाएं से दाएं और दाएं से बाएं वाला देख ले रहे हैं कि आखिर इसमें क्या होता है। ठीक है, चलो बाएं से दाएं की बात रहा है तो हम लोग चलिए लिख लेते हैं, सोडियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तीनों को ले लेते हैं। आप लोग को 30 तक तत्वों का नाम और परमाणु संख्या याद करना बहुत ज़रूरी है, वो याद रहेगा तभी जो से आसानी से हम लोग पढ़ सकेंगे। ठीक है, चलिए सोडियम ले लिए, एक मैग्नीशियम ले लेते हैं और एक एल्युमिनियम ले लेते हैं। अभी तो सोडियम के बारे में पढ़े थे, परमाणु संख्या कितना है, 11। मैग्नीशियम के बारे में पढ़े, कितना है इसका, 12, और एल्युमिनियम का कितना है, 13। अच्छा एक बात बताइए कि 11 परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका जी, 11, इसका भी 12 है तो 12, इसका 13। ठीक है, अच्छा तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे तो 2 8 10 1 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 10 और 2 12, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 10 और 3 13 करेंगे। अब हमको बताना यह है कि चलो हम लोग तो एक चीज़ पढ़ लिया कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन अब बाएं से दाएं वाला में क्या होता है वो देखना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देख रहे हैं कि 3 ही कक्ष बन रहा है, इसका भी 3, इसका भी 3 और इसका भी 3। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ये इतना करने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि देखिए 3 इसका बनेगा, इसका भी कितना बना, 3, इसका भी 3। अब बोलिएगा तो ये तो बड़ा कन्फ्यूजन है सर, इसका भी 3 ही लेयर बन रहा है, इसका भी 3 ही बन रहा है और इसका भी 3 ही बन रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि परमाणु की त्रिज्या किधर से किधर बढ़ेगा, क्या संभव है, क्या है, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी हम बोल रहे थे कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 था, मैग्नीशियम का 12 था और एल्युमिनियम का हमारे पास 13 था। अब बताइए इसमें 13 प्रोटॉन तो 13 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन तो 11 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन तो 12 प्रोटॉन है, इसमें 13 है तो 13 है। तो आकर्षण किसके बीच ज़्यादा होगा, मतलब कौन ज़्यादा, अब 11 आदमी जो है से
ज़्यादा मतलब एक साथ फोर्स लगाएगा, या 12 आदमी ज़्यादा फोर्स लगाएगा, या फिर 13 आदमी ज़्यादा फोर्स लगाएगा? 13 आदमी ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो जब 13 आदमी ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, लोग ज़्यादा एक दूसरे को खींच के रखेगा ना। तो जब ज़्यादा खींच के रखेगा, देखिए 13 वाला है, ये ज़्यादा एक दूसरे को खींच के रखेगा, तो इसका संकुचन तो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बहुत छोटा दिखेगा। अब इसमें 12 है तो थोड़ा सा इससे तो ज़्यादा इसमें दिखेगा। अब इसमें 11 है तो इससे तो थोड़ा सा और ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा बल नहीं लगा रहा है। इतना बल लगा पाएगा क्या? ये 13 इतना नहीं लगा पाएगा। तो हम लोग को पढ़ना है परमाणु का कार्य त्रिज्या। तो ये ज़्यादा जब एब्जॉर्ब कर रहा है, ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, तो छोटा बन जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा ही बड़ा। यानी अगर हम लोग इधर से इधर की जा रहे हैं तो त्रिज्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में नहीं आया? हम बोल रहे हैं कि जैसे इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है। अब क्या हो रहा है कि अगर इसमें बल लगाया जाए, तो ये 13 आदमी है और यहाँ पर 12 आदमी है, तो इसमें ज़्यादा बल लगेगा ना, इसमें थोड़ा सा कम लगेगा। इसमें 11 है तो इसमें थोड़ा और कम लगेगा। तो अब जिस चीज़ को हम लोग ज़्यादा दबाएंगे तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना, और जिसको कम दबाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा ना। तो क्या इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो कम दबाव जहाँ पर है वहाँ वाला बड़ा है। इसलिए क्या होता है कि दाहिने से बाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का आकार बढ़ता है। कह सकते हैं, नहीं कह सकते कि इधर से इधर हम लोग, क्योंकि एल्युमिनियम यहाँ आता है, मैग्नीशियम यहाँ आता है, सोडियम यहाँ आता है, तो इधर से इधर जाने पर क्या होता है? परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि दाहिने से बाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का आकार क्या होता है? बढ़ता। इतना चीज हो गया। अच्छा, अब इसी प्रकार चलिए एक चीज और, अभी हम लोग को इसमें पढ़ना है इसका आयन किस तरीका का होता है, आयनन किसका ज़्यादा होता है, किसका नहीं होता है। तो उससे पहले एक, हाँ, धातु अधातु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद आयन के बारे में आप लोग बता देते हैं ना कि आयनन कैसे होता है, नहीं होता है। इन दोनों को उतार लिए, लिख लिए हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, डी ब्लॉक जो 3 से लेकर जो 12 तक है, इसमें जितने भी तत्व है, जितने भी एलिमेंट्स है, टोटल के टोटल जो है से धातु है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डी ब्लॉक वाले क्या है? डी ब्लॉक के सारे तत्व धातु है, पूरा के पूरा। ठीक है, और डी का ही नहीं, जो हम लोग का एफ बनाए थे नीचे, जो एफ ब्लॉक था ना, एक्टिनाइट्स और लेंथेनाइट्स, वो भी होता है। तो एफ ब्लॉक का भी कह सकते हैं कि एफ ब्लॉक के सारे तत्व धातु है। ये याद करने वाला चीज, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में तो हो गया कि डी ब्लॉक का सारा तत्व धातु है। अब क्या पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बारे में क्या कुछ जानकारी है? इसको भी देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन हमारा एक अधातु है और एक गैस भी है। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा अधातु भी है और एक गैस भी है, लेकिन अपवाद में जो है से ये जो है से क्षारीय धातु के साथ में रखा गया है। ठीक है, तो पहले ग्रुप वाले जितने भी तत्व है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्षारीय धातु। ठीक है, और दूसरा ग्रुप वाले जो भी है इसका नाम है क्या? क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है। अब एग्जाम पूछता है कि पहले ग्रुप वाले तत्व जो है, पहले वर्ग वाले तत्व जो है, उसमें जो आते हैं धातु, उसको क्या बोला जाता है? तो क्षारीय धातु बोला जाता है। और दूसरे ग्रुप वाले जो तत्व है उसके धातु क्या बोला जाता है? तो क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। ठीक है, इसको याद करने का लास्ट में हम ट्रिक लिख देंगे, उसको आप लोग लिख सकते हैं। अब बात रही 17वें ग्रुप की, तो 17वें ग्रुप के बोला जाता है तत्व को, इसको बोला जाता है हैलोजन ग्रुप, हैलोजन समूह। और ये हमारा 18वां जो कि इनट गैस है, 18वां, इसको इनट बोल लीजिए। इनट यानी कि अक्रिय गैस बोल लीजिए इसको। अब बोलिएगा अक्रिय गैस क्यों बोलते हैं सर, ये बता दीजिए। आखिर अक्रिय गैस बोले क्यों इसको? कुछ तो वजह होगा ना। तो चलिए ले लेते हैं 2 3 4 जो भी लेते हैं, नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन लेते हैं। चलो नियोन को ले लेते हैं और आर्गन को ले लेते हैं।
चले, नियोन, नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है, कोई बता सकता है? 10 होता है। ठीक है, नियोन का परमाणु संख्या कितना हुआ, 10, और आर्गन का परमाणु संख्या 18। अब बताइए यहाँ पे 10 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा, 2 और 8 10 होता है। अब जो ये 18 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 और 8 18 होगा। तो लास्ट कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 8। और कोई भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए ही तो अभिक्रिया करता है, तो क्या इसको अभिक्रिया करने की जरूरत है, ये तो पहले से 8 है ना, तो ये अभिक्रिया करने की जरूरत है किसी के साथ, तो जब अभिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, बोले भाई साहब हम तो ऐसा ही मस्त है, कोई ज़रूरत नहीं है हमको किसी के साथ अभिक्रिया करने के लिए, तो इसलिए ये किसी के साथ ये जो है 18वें ग्रुप वाला अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए अक्रिय गैस के समूह में रखा गया। जितना भी है 18वें ग्रुप में टोटल के टोटल जो है अक्रिय गैस के समूह में रखा गया। ठीक है, चलिए एक मिनट, धातु का बाबू अपना पहचान होता है। ठीक है, कि एलिमेंट्स किसको कहते हैं, धातु किसको कहते हैं, तो सबसे पहले आप अगर इसको याद कर लेते हो, धातु का गुणधर्म सबको जानता है कि विद्युत का सुचालक होता है, आघातवर्ध होता है, तन्य होता है, उसमें चमक होता है। ठीक है, अब हाँ तो वो तो बात की बात है, फिलहाल आप लोग को ये समझना होगा कि ये कौन से ब्लॉक में क्या आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कुल तत्वों की संख्या, मार्कर दूसरा नहीं है हिमांशु, कुल तत्वों की संख्या कितना है, 118। ठीक है, प्राकृतिक में पाए जाने वाले कितना है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ये था 94। प्राकृतिक में टोटल कितना आया, 94 आया। ठीक है, अब कृत्रिम रूप कुछ तो खोजा भी गया है भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम रूप से खोजे गए तत्व ये है 24। देखिए 4 4 8 9 2 11 12 9 2 11। ठीक है, मतलब कि 118 पूर गए क्या, लेकिन अब प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से जो खोजे गए हैं इतना के इतना टोटल पीरियोडिक टेबल में तत्व, इसमें कुछ धातु भी है, कुछ अधातु और कुछ उपधातु, तो सबका नाम लिख देते हैं, और एक चीज़ अभी छूट रहा है उसको भी हम बता ही देंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें, आप लोग वीडियो रोक के भी देख सकते हैं, बाद में कोई जरूरत नहीं। और हाँ भाई, वीडियो देखने में केवल बस ऐसा ही नहीं, मेहनत बहुत लग रहा है बनाने में, कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। ठीक है, ऐसे बनाने में बहुत भार है, थोड़ा सा आप लोग की जब मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब धातु, धातु टोटल कितना हो गया इसमें, धातु टोटल 91 होता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इसके बाद अधातु, अधातु कितना हुआ, और उपधातु तीनों बता ही दे रहे हैं। अधातु आपका 20 हो गया और उपधातु 7, सबको जोड़िएगा 118 आ जाएगा ना। ठीक है, अब एक चीज आपको दिखेगा यहाँ पे, भाई मेरा तो यहाँ बोर्ड पे बनाया हुआ है इसलिए हम रंगीन तो दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये जिगजैग लाइन दिख रहा है, ये भी एग्जाम में पूछता है कि जो जिगजैग लाइन है, आप लोग फिगर में देखिएगा, आप लोग को फिगर में दिख जाएगा कि इसका कलर कुछ और है, इसका कलर कुछ और है, बीच वाला कलर कुछ और। ठीक है, जिगजैग लाइन किसको अलग करता है, तो धातु को अधातु से अलग करता है। ठीक है, धातु को अधातु से अलग करता है, पहला पॉइंट, धातु को अधातु से अलग करने का काम जिगजैग लाइन में होता है। ठीक है, अब एक चीज और है, ये भी पूछा जाता है
कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसको में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु है। अब ये जो 7 हुआ नहीं, यही उपधातु है। जो जिगजैग लाइन वाला हुआ 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हुआ ना, यही आपका जो है से उपधातु का रूप में है। अब 91 वाला में अभी धातु वाला डी ब्लॉक वाला और एफ ब्लॉक वाला गिन लीजिएगा, और हाइड्रोजन को छोड़ के और बाकी सब लिथियम वाला भी जो है से आपका लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन जो भी है देख लीजिएगा। अब एक चीज़ और, अभी क्या बोल रहे थे अभी हम, अभी बोल रहे थे कि कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु भी है, अधातु और उपधातु। तो ये देखिए, इस ब्लॉक को देखिए, 13 वाला को, 13 वाला को देखिए, देखिए ये सब अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस, ये हमारा अधातु है। इसमें देखिए ये सब एल्युमिनियम, ये सब जो हो गया ये हमारा धातु है, और ये बीच वाला क्या हो गया, उपधातु हो गया। तो कौन सा ब्लॉक है ये वाला, इस ब्लॉक का नाम क्या था, पी ब्लॉक ना। तो पी ब्लॉक में धातु, अधातु एवं उपधातु तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों पाए जाते हैं, धातु भी, अधातु भी और उपधातु भी। ठीक है, भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। तब अब आप लोग को सारी समस्याएं लगभग दूर हो गई होगी कि टोटल प्राकृतिक में कितने तत्व हो गए पीरियोडिक टेबल में, तो 118 हो गए। हाँ, एक लास्ट पॉइंट एक भूल गए थे शायद, या फिर आप लोगों को पता भी होगा कि पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया, आधुनिक अवस्था में बनाया गया है, वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है। और एक चीज़ बता दिए कि इसको ऊपर से नीचे आने वालों को हम लोग बोलते हैं वर्ग, और इसको बोलते हैं क्षैतिज वाला को आवर्त बोलते हैं। बता दिए, पहला और दूसरा दोनों मिला के एस ब्लॉक होता है, 13 से 18 तक वाला में पी ब्लॉक आता है, बीच वाला 3 से लेके 12 तक वाला में डी ब्लॉक आया, और एस्टिनाइट्स और लेंथेनाइट्स वाला अभी हम बताए थे क्या, एफ ब्लॉक आया था। ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ें बताएं कि ये जो जिगजैग लाइन है ये उपधातु है, 7 है, जो नॉन मेटलाइट्स है। ठीक है, हाँ नॉन मेटलाइट्स। ठीक है, उसके बाद 18वां ग्रुप को क्या बोले थे आप लोग के, हेलोजन ग्रुप है, जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद और आप लोग को एक चीज़ बताया गया कि पहले ग्रुप वाला को क्षारीय धातु बोलते हैं, दूसरे को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। और भी एक नंबर का लाइनिंग प्रश्न बन सकता है कि प्राकृतिक में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हम लोग देख सकते हैं प्राकृतिक में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व अगर पूछे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, और अगर धातु पूछा जाए तो एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, इन सारी बातों को याद रखिएगा, और सारे चीज़ें जो पॉइंट्स लिखा गया है वो सब आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक चीज़ और बताया गया आप लोग के, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, दाएं से बाएं जाने पर जो है से परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, अभी दूसरे वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें आप लोग को बता जाएगा कि आयनन किसका अधिक होता है, किधर से किधर जाने पर आयनन होता है, किधर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता किधर बढ़ता है, नहीं बढ़ता। ठीक है, सारा चीज़ अगले वीडियो में हम आप लोग को डाल देंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।